हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएनजी यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना, उसके बारे में हम समझेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी घटना चक्र प्लस लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के लिए और बीपीएससी के लिए। हमारा ये तीसरा लेक्चर है आज। 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उन्हें देख लें। उसके बाद ये तीसरी क्लास देखें। प्रियम्बल को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रियम्बल क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रियम्बल, भारत के संविधान का प्रियम्बल। भारत का संविधान के प्रियम्बल को पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में कुछ बोला था। तो पहले थे हमारे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। इन्होंने ये कहा था कि हमारे जो लॉन्ग टर्म हमारे ड्रीम है, उनका एक थॉट है। ये कह रहे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। के एम मुंशी, उन्होंने ये कहा था कि लोकतांत्रिक गणराज्य की एक कुंजी है ये। इन्होंने डेमोक्रेटिक कुंजी कहा था। और एन ए पालकीवाला ने इसे जो है संविधान का इंट्रोडक्शन कहा था, परिचय पत्र कहा था। ठीक है, तो ये जो हमारे नोट्स हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद हम जो पी बाई क्यू है घटना चक्र के, वो करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। हम भारत के लोक का मतलब क्या है? संविधान जनता द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। किसी राज्य या बाहरी शक्तियों को थोपा नहीं गया था, यानी कि हमारा जो संविधान बना वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं की मदद से बना। कोई बाहरी शक्ति का किसी का भी कुछ भी इसमें दखल नहीं था। अब हम जानते हैं प्रस्तावना में मौलिक शब्द, जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज हुए उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे संप्रभुता, यानी सोवर्निटी क्या होती है। तो संप्रभुता का जो मेनली मतलब ये होता है कि हमारा देश हमारे डिसीजन खुद हमारा देश लेता है। कोई भी बाहरी देश या कोई भी बाहरी ताकत हमें हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ ये भी है कि राष्ट्र के पास स्वयं शासन करने, यानी कि वो अपना राज खुद चलाएगा और अपनी राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने, कानून बनाने और इंटरनेशनल रिलेशन जितने भी होते हैं वो खुद उसके लिए सर्वोच्च यानी सुप्रीम पावर है। और किसी के बहकावे में या किसी के प्रेशर में वो देश काम नहीं करेगा। उसी को हम कहते हैं सोवर्निटी। तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसके कुछ और पॉइंट है, वो आप देख लेना कि सरकार, इसमें अंतिम निर्णय सरकार का होता है। और इसमें क्या होता है, सरकार जो अपने क्षेत्र, जनसंख्या और संस्थाओं पर उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार का अपना जो एरिया है, टेरिटरी है, और उसकी जो पॉपुलेशन है और उसकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर सभी पे कंट्रोल सरकार का होता है। कोई भी बाहरी शक्ति इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये हमने समझ लिया सोवर्निटी के बारे में। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया। उसके बाद है हमारा इंग्लिश में। तो मैंने बता दिया यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो हमारी प्रियम्बल है उसमें एक तो सोवरिन है, यानी मैंने अभी बताया। एक है सोशलिस्ट, ये हमने 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd सीए के द्वारा 1976 में जोड़ा था। ठीक है, एक सेकुलर वर्ड है और एक हमारा डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिक है। ठीक है, ये सेकुलर वर्ड जोड़ा था। उसके बाद है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू प्रमोट अमंग देम टू ऑल, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद ये सब हमने समझ लिया हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे देख लेना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रस्तावना 2 यानी कि उद्देश्य संकल्प। तो ये जो बनी हमारी प्रियम्बल का जो बेस था वो था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा में ये ऐतिहासिक पेश किया था। इसके संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांत और दर्शन सम्मिलित थे। इसमें जो था मेनली ये था कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था, उसमें मेन प्रिंसिपल बताए गए थे कि हमारा देश का जो संविधान होगा वो किस तरीके का होगा और वो देखने में कैसा होगा, कितना लेंथी होगा, इस तरीके से वो सब चीज़ें इसमें बता दी गई थी।
और इन्होंने ये जो प्रस्ताव था प्रपोजल 22 जनवरी 1947 को पेश किया था संविधान सभा के सामने, उन्होंने अपना लिया था ये, ठीक है। पेश तो उन्होंने 13 दिसंबर को कर दिया था, यानी जनवरी में 22 जनवरी को और ये जो है अपना लिया गया था। प्रस्तावना शब्द संविधान के परिचय प्रस्तावना को संबंधित संदर्भित करता है। प्रस्तावना के तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अक्सर कि प्रस्तावना के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट है, वो कौन कौन से। तो पहला है अधिकार का स्रोत। अब अधिकार का स्रोत, संविधान को अपना अधिकार भारत की जनता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भारत की जनता से। भारत राज्य की प्रकृति कैसी है? ये भारत को संप्रभु यानी कि नेचर के बारे में बात कर रहा है कि भारत का नेचर कैसा है। तो भारत एक क्या है? संप्रभु, मैंने बता दिया, सोवरिन है, समाजवादी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, ठीक है, लोकतांत्रिक है और एक गणराज्य है। ये वर्ड आते हैं यानी कि प्रकृति में, नेचर में। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की प्रकृति के तत्व हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है संविधान का उद्देश्य क्या था भाई। संविधान जो बनाया गया था उसका बनाने का पर्पज ये था कि सभी लोगों को न्याय मिल सके, ठीक है, सभी लोग स्वतंत्र आज़ादी के साथ रह सकें, सभी को समानता यानी कोई अमीर गरीब की कोई वो नहीं हो खाई, और यहाँ पे भाईचारा बना रहे। तो ये संविधान के उद्देश्य थे, पर्पज। पूछा जा सकता है कि संविधान को बनाने के पर्पज क्या थे, तो यही थे। एक तो जस्टिस होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुत्व होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था। मैं कल भी मैंने जो क्लास कराई थी, जो हमारी सेकंड क्लास थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। उसके बाद ये मैं बता चुका हूँ इधर संविधान के उद्देश्य देखो, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि कितने टाइप का होता है हमारा, एक तो होता है सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस और एक राजनीतिक जस्टिस। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें न्याय कितने टाइप का, ये क्वेश्चन आया भी है। तो आपको याद रखना, एक तो सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। जितने भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको सभी को, समाज के सभी तबकों, अमीर हो को जितने भी गरीब लोग हैं सभी को पहुंचनी चाहिए। आर्थिक न्याय मतलब कि आर्थिक गतिविधि सभी को करनी है। सामाजिक न्याय का मतलब है सभी को प्रतिष्ठा के साथ रहना। आर्थिक का मतलब कि जो सभी के पास पैसा हो, सभी को योजनाओं का लाभ मिले। राजनीति मतलब कि सभी इलेक्शन में भाग ले सकें और इलेक्शन लड़ सकें, अपनी पार्टी बना सकें। तो ये क्या राजनीतिक न्याय। उसके बाद है स्वतंत्रता, यानी कि लोगों के अंदर एक तो विचार रखने की, इनकी जो थॉट्स हैं, जो बात करते हैं वो, और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, और उनका विश्वास, किस चीज में विश्वास करते हैं, धर्म को मानने की और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 4-5 तरीके की स्वतंत्रता है हमारी प्रस्तावना में। उसके बाद है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि हमें समाज के अंदर प्रतिष्ठा के साथ, स्टेटस के साथ रहने का हक है और सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि भाई तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, तो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई ये वाली। उसके बाद बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, उसको तुम ठेस नहीं पहुंचाओगे, राष्ट्र की एकता बनाए रखी जाएगी और अखंडता सुनिश्चित करने की होगी। मतलब कोई भी बांटने की बात नहीं करेगा देश को। तो ये होगा हमारा भाईचारा। तो ये सब मैंने बता दिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन बनेगा, क्या हम वर्तमान भू राजनीतिक परिवेश में संप्रभु हैं। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक है प्रस्तावना का, इससे तुम्हारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे और यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन भी बनेंगे और क्वेश्चन आए भी हैं मेंस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, इंट्रोडक्शन में हमें ये लिखना होगा कि वर्तमान भू राजनीतिक परिवेश में कोई राष्ट्र वास्तव में क्या नहीं संप्रभु है या नहीं, इसे कहा नहीं जा सकता। ये प्रश्न बहुत ही अपने आप में एक कठिन है, जटिल है। संप्रभुता का पारंपरिक अर्थ किसी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों से पूर्ण नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो हालांकि आज अगर हम देखें तो कोई भी स्टेट या कोई भी देश जो है इससे जो मतलब कि अलग नहीं है। ये नहीं है कि नहीं कह सकते कि भाई पूरा जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। कहीं ना कहीं जो है हर देश क्या है, इफेक्टेड है और ये कंट्रोल है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहला है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन राष्ट्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या है, एक तो इकोनॉमिक
चीज को लेके, एक राजनीतिक चीजों को लेकर के और एक संस्कृति को लेकर के क्या है आत्मीयता पैदा की है। देश जो है आपस में व्यापार करते हैं, कुछ संसाधन मतलब कहीं है, कुछ संसाधन कहीं है, टेक्नोलॉजी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के एक दूसरे पे क्या है निर्भर है। तो इससे ये चलता है पता कि कोई भी देश पूर्णतः संप्रभु नहीं हो सकता, यानी कि उससे क्या होता है उनकी जो संप्रभुता है वो थोड़ी सी सीमित होती है। तो एक तो हो गया कारण वैश्वीकरण। उसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हो गया IMF हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, संयुक्त राष्ट्र UN हो गया। तो ये क्या करते हैं, यानी कि ये सैंक्शन लगाते हैं कुछ देशों पर, और कुछ देश इनके जो शर्तें होती हैं उनका पालन करते हैं। तो इससे भी क्या होता है हमारी सोवरेनिटी इफेक्ट होती है। तो एक तो रीजन हो गया ये। उसके बाद है इंटरनेशनल कानून संधियां, जैसे पेरिस जलवायु संधि हो गई, सिंधु जल संधि हो गई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है, ठीक है। तो इनसे भी क्या होता है हम अफेक्टेड होते हैं, हमारी सोवरेनिटी अफेक्टेड होगी। अगर सोवरेनिटी के बारे में क्वेश्चन मेंस में बन जाए तो आपको ये लिखने हैं 3 पॉइंट, और एक चौथा पॉइंट बच्चों लिखना है आपको ये वाला, प्रौद्योगिकी और डिजिटल आत्मनिर्भरता। डिजिटल आत्मनिर्भरता का अर्थ है अंतर्निर्भरता, आत्म नहीं है, अंतर्निर्भरता का मतलब होता है इंटर, मतलब कि एक दूसरे पे निर्भर है, ठीक है। कि यदि कोई भी देश बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है, चाहे वह साइबर सुरक्षा जोखिम हो, डिजिटल निगरानी हो, तो इन सभी से क्या है एक दूसरे से मदद लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो अगर हम फिर उसमें क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में कंक्लूजन में लिखेंगे, आज ही परस्पर जुड़ी दुनिया में हम आंशिक रूप से संप्रभु हैं, यानी आधे हम संप्रभु हैं। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून, डिजिटल परस्पर निर्भरता पूर्ण स्वतंत्रता को सीमित करती है, यानी कि हम पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं किए कहे जा सकते। तो अगर क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है इसमें कि भाई वर्तमान में अगर हम देखें तो कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, एनालाइज कीजिए, तो इस तरीके से भी आंसर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यही लिखो उसमें भी, ठीक है। ये मेंस का एक क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है मेंस में। देखो जितने भी पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी में जो भी टॉपिक आपके मेंस से रिलेटेड आएंगे उनके मेंस के एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा। PYQ की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा PYQ पे, जो भी इससे रिलेटेड PYQ आए हैं अब तक, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा कल या परसों को। तो आप जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो भी क्वेश्चन तुम्हारे प्रीलिम्स से रिलेटेड बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक, वो तो मैं बता ही रहा हूँ। उसके बाद आते हैं हम प्रियम्बल टू, ये तो इंग्लिश में आ गया, ठीक है, मैंने बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को पेश किया था, तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अपने पेज पर, तो इसमें है समाजवादी, हमने पढ़ लिया संप्रभु के बारे में, अब आते हैं समाजवादी के बारे में। तो मैंने ऊपर बताया था कि समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमने ये ऐड किया था, 1976 में हमने ये जोड़ा था। समाजवादी अवधारणा के तहत सामाजिक रूप से उत्थान संपत्ति के समान रूप से बांटा जाना चाहिए, यानी कि इनका मतलब ये है, समाजवादी वर्ड का मतलब ये है, सरकार ये चाहती है कि समाज के लोगों के पास क्या है, जो संपत्ति है वो समान रूप से बंटनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समाजवाद का तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से मुक्ति से है, यानी कि यहाँ पे वही न्याय की जो मैंने बात करी थी ऊपर, 3 तरीके का न्याय वो मिलना चाहिए। भारतीय समाजवाद, जो समाजवादी समाजवाद राज्य समाजवाद के बजाय लोकतांत्रिक समाजवाद का एक रूप है, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति पर उल्लेख सीमित है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सरकार जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें सरकार चलाती है समाज के उत्थान के लिए, बहुत सारी फैक्ट्रियां, अब तो निजीकरण होने लग गया है। और अगर तुम देखोगे एक होता है सामाजिक देश, और एक होता है पूंजीवाद। तो अमेरिका हो गया, जितने भी यूरोपियन ज्यादातर कंट्री हैं वो पूंजीवाद वाले हैं, वहां पे मतलब बड़े बड़े पूंजीपति चलाते हैं देश को। हमारे यहाँ क्या सरकार करती है समाज के लिए काम, बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ये जो हमारा समाजवाद है, हमारे यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन कई बार आया, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो ये हमारे यहाँ पे कैसी इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि हमारे यहाँ सार्वजनिक पब्लिक, यहाँ पे सरकार भी चलाती है बहुत सारे उद्योग धंधे, और निजी जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति वो भी चलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिश्रित है हमारी। उसके बाद आते हैं हम
सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक समाजवाद को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता और बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। सर्वोच्च न्यायालय ये कह चुका है कि हमारे देश में जो ये है समाजवाद है, उसका उद्देश्य ये है कि भाई वो गरीबी को खत्म करे, लोगों के अंदर ज्ञान का संचार हो, अज्ञानता जो है वो खत्म हो, बीमारी यानी हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा हो, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी को, समाज के गरीब से गरीब तबके को भी मिलनी चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, यानी कि ये मार्क्सवाद का मतलब पूंजीवाद और गांधीवाद का भी मिश्रण है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित 1991 में नई आर्थिक नीति ने भारतीय स्वराज्य की समाजवादी साख को कमजोर कर दिया था। हुआ क्या था कि 1991 में हमारे यहाँ रिफॉर्म हुए थे। हमारे देश जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी में चला गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सरकार ने मतलब कुछ डिसीजन लिए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनी को ऑफर दिए थे कि हमारे देश में आओ और हम जो है आपको टैक्स फ्री या बहुत कम टैरिफ पे, बहुत कम उस पे हम जो है यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ था, समाजवाद को थोड़ा सा कमजोर हुआ था। लेकिन 1991 में हमारे जो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो हुआ था, बहुत सारी मतलब दुनिया की कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है। तो उसे एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, अगला वर्ड जो है हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। सेकुलरिज्म शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी यानी कि समाजीकरण और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों वर्ड हमने 1976 में ही जोड़े। धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान के तहत नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी जो इंसान है भारत के अंदर, वो अगर जो भी धर्म उसे अच्छा लगा उसको वो अपना सकता है। आर्टिकल 25 से लेकर ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसकी बात की गई है। तो ये धर्म से रिलेटेड है। लेकिन राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्म, विश्वासों और प्रयासों को सम्मान करती है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान में ये कहा गया था कि हम किसी भी धर्म की जो है साइड नहीं लेंगे। अब उसके बाद आते हैं पश्चिमी मॉडल की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि अभी जो धर्म पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं करंट में, अगर देखोगे आप तो इस पे क्वेश्चन मेंस का ये बन सकता है कि हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है, सेकुलर हमारा इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो, और पश्चिमी जो सेकुलरिज्म है उसमें जो है तुलना करवाने पूछ सकता है। तो मूल विचार, हम पश्चिमी मॉडल की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते। ठीक है। ना ही कोई धर्म राज्य स्थापित करते हैं। अमेरिकी मॉडल में राज्य और धर्म को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। अमेरिकी जो मॉडल है वो राज्य और धर्म को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। राज्य और धर्म का पृथक्करण, राज्य और धर्म अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। राज्य की नीतियां धार्मिक कारणों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब तक धार्मिक संस्थाएं कानून का पालन करती हैं तब तक राज्य उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दे सकता और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्य जो है उन्हें वित्तीय सहायता भी नहीं दे सकता है, ना ही कोई हस्तक्षेप करता है, वो अपना काम अलग तरीके से करते हैं। ठीक है। और उसमें जो पश्चिमी मॉडल है उसमें ये कहा गया है कि अपना तुम करो, सरकार अपना काम कर रही है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के जो मूल मूल्य हैं उनको मजबूत करते हैं। एक और सामाजिक आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना, समाजवाद, और दूसरी ओर सभी धर्मों के प्रति सम्मान प्रदान करना, ये क्या है, एक धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश के संविधान। तो ये हम देख लेते हैं कि आत्मा क्या होती है। तो समाजवाद, समानता, शोषण से मुक्ति, मिश्रित अर्थव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, यही हमारे देश की क्या है, संविधान की आत्मा है। संशोधन 42 में मैंने बता ही दिया है। ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद इंग्लिश में है, ये पूरा इंग्लिश में देख लेना कब ऐड किया गया था, 1976 में। और उसके बाद आते हैं हम ये पढ़ते हैं हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो आज इसका अगर हम देखें धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके फीचर कौन कौन से हैं, मेंस में आ सकता है कि भाई हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, देश है, उसकी जो विशेषताएं उनका उल्लेख कीजिए। इस तरीके से मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट इसके। ठीक है। तो पहला है धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का विचार करने में धर्म और राज्य को पृथक्करण पर बल दिया है।
यानी धर्म और राज्य क्या है, अलग है, कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता, पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद है धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक तथा गैर सरकारी सभी और धार्मिक दृष्टिकोण को परिश्रय प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा कंट्री है, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि वो सभी के साथ सभी धर्मों को बराबरी, सभी धर्मों को जो है सही तरीके से मानने की, और गैर सरकारी तरीके से वो है उनका जो है उसका दृष्टिकोण प्रदान करता है। व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रत्येक प्रकार के जन्म या सामाजिक समूह के भेदभाव को संरक्षण देता है, ठीक है, और राज्य के सामाजिक न्याय के आदर्श सिद्धांत में समझौता करता है। उसके बाद है धार्मिक सहिष्णुता, राज्य का नीति सिद्धांत एक सार है और जो समाज में धार्मिक रूप से समन्वय बनाता है और लोकतांत्रिक समाज की प्रमुख विशेषता है। यही हमारा एक लोकतंत्र है, जिससे कि हम धार्मिक सहिष्णुता, आपस में भाईचारा, मिलकर सभी धर्मों के लोग वहां पे रहते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान में ये अभिव्यक्ति किया गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हो। संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित सुनिश्चित करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। नंबर एक, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। हमारे संविधान में ये भी बात की गई है कि एक धार्मिक समुदाय अगर वो मजबूत है तो दूसरे धार्मिक समुदाय पे वो जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ सदस्य समान धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों को प्रभुत्व नहीं जमा सकते, उन पर रोक नहीं जमा सकते। राज्य किसी भी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और न ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तो ये हमारे देश की क्या है, हमारे संविधान की खूबसूरती है। भारतीय राज्य धर्म पर आधारित सर्वोपरि रूप से रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाता है। ठीक, तो ये सब चीजें हो गई। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले ये सभी धर्मों से दूरी बनाए रखता है। सभी भारतीय राज्य किसी भी धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है और ना ही ये किसी एक धर्म का समर्थन करता है। भारत में सरकारी संस्थान जैसे कि न्यायालय और पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल, कार्यालय किसी एक धर्म को पसंदीदा या बढ़ावा नहीं दे सकते। ये हमारे संविधान में बात की गई है। उसके बाद आते हैं भारत में संविधान में संबंधित जो प्रावधान है, जो आर्टिकल है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आर्टिकल 14। ये कहता है कि कानून के समक्ष यानी कि समानता और सभी के लिए समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये क्या, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है, आर्टिकल 14 कहता है इस बातों को। उसके बाद है आर्टिकल 16(1), समान अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी, किसी के भी धर्म या नस्ल या जाति या वंश के आधार पर जो है या निवास के आधार पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 25, मैंने बता दिया, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी तुम्हारी जो आत्मा है अगर वो किसी धर्म को कह रही है ये अच्छा है तो उसे तुम जो है मान सकते हो, आचरण कर सकते हो, उसे जो है फॉलो कर सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो। आर्टिकल 26, धार्मिक समूह को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित करने और प्रबंधित यानी कि उन्हें जो है जो मैनेजमेंट करने का भी अधिकार देता है। आर्टिकल 26 कि भाई अपनी तुम इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, जैसे मदरसे हो गए और बहुत सारे गुरुकुल हो गए, वो आप बना सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि सरकार किसी को धर्म को बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। कोई भी जो है किसी विशेष धर्म को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो भाई सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें तुम टैक्स दो, ऐसा दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद है आर्टिकल 28, धार्मिक समूह को शैक्षिक संस्थान चलाने और उनके धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति देता है। कोई भी जो मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी ईसाई है, वो अपने अपने स्कूल चला सकते हैं, ठीक है। सरकार जो है उन्हें अनुदान तो दे सकती है, पर किसी भी सरकारी स्कूल में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब कुछ लोग अपने स्कूलों का मैनेजमेंट और वो चला सकते हैं। ये तो हो गए कुछ प्रावधान। उसके बाद 2930, अल्पसंख्यक की संस्कृति यानी उनकी वेशभूषा, रहन सहन के बारे में 29, और उनके जो कॉलेज स्कूल है वो आर्टिकल 29 में है, ये बात सबको पता है। तो ये आ सकता है, ठीक है। ये जब मेंस का आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो उसमें ये वाले प्रोविजन आप डाल सकते हो, और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं अनुच्छेद 51(a), मौलिक कर्तव्य है ये। इसमें हमारे टोटल कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां था वो हमने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा था। तो ये क्या बात करता है, मौलिक कर्तव्य, नागरिकों से सद्भाव को बढ़ावा देने, सभी धर्मों का सम्मान करने, भारत की विविध संस्कृति को संरक्षित करने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था, 1976 में।
न्यायिक योगदान श्री केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये महत्वपूर्ण केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। मूलभूत यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया था, यानी कि मूल संरचना के बारे में बात की गई थी। बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 न्यायालय ने बताया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, तो बॉम्बई बनाम भारत ये 1994 केस भी आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो एक मेंस का क्वेश्चन ये हो गया, एक मैं संप्रभुता के बारे में बता चुका हूँ, एक धर्मनिरपेक्षता। तो इससे प्रियम्बल से ना कई सारे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके जो वर्ड हैं, जो इससे यूनिक वर्ड है, जैसे समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। तो अब यहाँ पे ये आप पढ़ लेना। इसके उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। इंग्लिश में ये सब दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश में आप इंपॉर्टेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये कब जोड़ी गई थी, इस तरीके से 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। और उसके बाद आर्टिकल 14-15 ये क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं हम ये हमने पढ़ लिया पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यानी कि जो वेस्टर्न जो सोवरेन वो है सेकुलरिज्म, वो कैसा है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के राज्य में धर्म को पूर्णतः अलग करने पर बल दिया गया है। इसमें राज्य धार्मिक शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता, यानी कि अपने इंडिया में तो दे सकता है बट इधर पश्चिम में नहीं देते हैं वो खुद करते हैं, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते वो लोग। राज्य वित्तपोषित धार्मिक सुधारों को समर्थन नहीं करता है और ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब वो अपने आप में अपनी पे ध्यान देते हैं, धर्म से उनका मतलब नहीं होता। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारत का संविधान सभी धर्मों को सम्मान देकर धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक स्वरूप को बढ़ावा देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने, यानी कि जो अनटचेबिलिटी उस पर प्रतिबंध लगाया, बाल विवाह पर रोक लगाने जैसे धार्मिक सुधारों की करने की अनुमति देता है। यानी कि अगर कोई भी जैसे 3 तलाक हुआ, तो अगर कोई ऐसी चीज चल रही है समाज के अंदर धर्म के नाम पे, तो उसमें जो है इंटरफेयर कर सकता है राज्य इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जो कुछ भी हो रहा है उसमें धर्म में वो इंटरफेयर नहीं करते। इसमें निष्पक्ष और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बात मिलती है। राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता और न ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। हमारे इंडिया की बात हो रही है। अब वो भारतीय धर्म की आलोचना के बारे में हम देखते हैं, क्या है आलोचना। धर्म विरोधी कुछ लोग तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान को खतरे में डालती है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य संस्थागत धार्मिक प्रभुत्व को रोकना है, ना कि धर्म विरोधी होना। उसके बाद है पश्चिमी आयात। ये तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म से जुड़ी एक पश्चिमी अवधारणा है और ये भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती। लेकिन सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म और राज्य के बीच सख्त तालाब के पश्चिमी मॉडल का नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकवाद कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अत्यधिक समर्थन करती है। वास्तव में संविधान का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यकों के मौलिक हितों की रक्षा करना है। और उसके बाद है हस्तक्षेपवादी आलोचना। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना यह है कि ये दमनकारी और समुदायों के अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। हालांकि ये दृष्टिकोण भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गलत तरीके से समझाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव को नहीं अपनाती है, जिसका अर्थ यह है कि धार्मिक मामलों में कुछ हद तक भागीदारी की अनुमति देती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। मतलब मैंने जैसे बताया कि भारत सरकार अगर कोई ऐसी इलीगल कोई वैसी चीज हो रही होगी जो समाज के हिसाब से गलत है, तो उस पर सरकार जो है हस्तक्षेप कर सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि धर्मनिरपेक्षता के लाभ। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार होता है, इससे भेदभाव रुकता है, मैंने बताया अभी, एकता को बढ़ावा मिलता है, शांति आती है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, यानी कि जैसे दूसरे धर्म पर हावी ना हो जो ज्यादा संख्या में है। आर्थिक विकास होता है, देश अच्छी तरीके से भाईचारा चलता है। ये सब बातें हमने बता दी। अब क्या क्या है आर्टिकल 14, 16, 25, 16 में 27 बता चुका हूँ, क्या 28, 29, 30 ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम इधर अब इसके धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के उपाय क्या हो सकते हैं भाई। तो उपाय पहला है शिक्षा, यानी कि देखो धर्मनिरपेक्षता जब भी मजबूत होगी जब लोगों को एजुकेशन मिले। समुदायों के बीच दृष्टिकोण बढ़ाने और पूर्वाग्रह को कम करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 1 तो शिक्षा एजुकेशन। फिर समाज में सुधार होने चाहिए। समान नागरिक संहिता जैसे यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो गोवा में चलता था, फिर उत्तराखंड ने किया, फिर गुजरात ने भी कर दिया, इस तरीके से ये कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, असम ने भी कर दिया शायद यूसीसी। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राजनीति। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति धर्मनिरपेक्षता को राजनीति से बदलना।
उग्रवाद का मुकाबला, धार्मिक उग्रवाद का मुकाबला करने और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सख्त कार्रवाई करना। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा इससे होती है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की दिशा में प्रगति की है, लेकिन संविधान के दृष्टिकोण को पूरी तरह साकार करने के लिए सामाजिक सुधारों और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के आर्थिक प्रयासों की जाने की आवश्यकता है। ये इंग्लिश में आ गया, देखो, एजुकेशन, सोशल हार्मनी, ड्यूटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, एक्सलेंस इन वर्क, ये होना चाहिए सब चीजें। ठीक है, तो उसके बाद अभी एक क्वेश्चन है, फिर भारतीय प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो उल्लिखित न्याय और स्वतंत्रता है उसकी अवधारणा पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है, आपको लिखना है। सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, अगर आप सीरियस हैं यूपीपीसीएल 2026 के लिए, तो आपको मेंस भी साथ साथ तैयार करना पड़ेगा। जो टॉपिक मेंस का आएगा मैं उसमें मेंस का भी समझाऊंगा। ठीक है, और वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है। तो ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले बता देता हूँ इसका नेचर क्या, कैसे का आपको लिखना है। तो देखो, प्रस्तावना में यानी कि जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लिखना है वो 20 से 25 30 का वर्ड का होना चाहिए, और जो मेन बॉडी होती है उसमें 130 से 140 वर्ड होने चाहिए, और निष्कर्ष में भी 20 से 30 वर्ड। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में 3 लाइन होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 लाइन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसी तरीके से निष्कर्ष में भी हमारी 3 लाइन होनी चाहिए बस। बाकी बॉडी पार्ट में जितना आप लिख सकते हो लिख दो। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो परिचय कैसे लिखेंगे हम इसका? हम लिखेंगे, प्रस्तावना शब्द संविधान को परिचय प्रस्ताव को संदर्भ देता है, इसमें संविधान का सार एवं दर्शन निहित है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा है, यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसका संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं। तो उसमें भी यही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सार एवं दर्शन निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व और जैसे मूल आदर्शों को स्थान दिया गया है। इसे न्याय और स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे मुंशी ने क्या कहा, पालकी वाला ने क्या कहा। ठीक है, इस तरीके से आप उनका स्टेटमेंट यहाँ पे इस प्रस्तावना के जस्ट बाद डाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन बॉडी में। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि प्रस्तावना को क्या जो दर्शन कहने की कुछ विशेषताएं हैं इसकी, मतलब दर्शन कहने के कुछ रीजन है, कुछ कारण है। पहला है न्याय, जस्टिस। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय को 3 रूपों में स्वीकार किया गया है। नंबर 1, सामाजिक न्याय डालोगे हेडिंग। सामाजिक न्याय में आप क्या करोगे, पॉइंट बना के 4-5 लाइनें लिख दोगे, एग्जाम भी डाल दोगे 1-2। तो जैसे मैंने बताया, सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में जाति धर्म लिंग और सामाजिक सुधारों और होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार अवसर देना है। ठीक है, 1-3 पॉइंट डाल दोगे। सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव समान अवसर व्यवहार किया जाए, सामाजिक असमानताओं को दूर किया जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं अल्पसंख्यकों की का उत्थान किया जाए, समाज के किसी भी वर्ग को अनुचित विशेषाधिकार प्राप्त न हो, यानी कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त न हो, प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। तो ये तो हो गया सामाजिक न्याय। ये तो मैंने कम से कम 5-6 पॉइंट बता दिए। अगर आप वीडियो को देख लोगे सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको इसमें 3-4 पॉइंट याद रह जाएंगे और आराम से आप मेंस में लिख सकते हो। उसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में धन, यानी कि जो समाज के में धन है, जो इनकम है और जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो भी जो है असमानताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं, उनको कम करना है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, आय और संपत्ति की, यानी कि जो लोगों की इनकम है और जो प्रॉपर्टी है उसकी जो है जो इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करना है। ठीक है, इंग्लिश वाले वर्ड देखो मैं यूज कर रहा हूँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वर्ड, तो आप जो है समझ लेना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी वैसे ये आंसर है दिया हुआ नीचे। संसाधनों को न्याय संगत विस्तृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सभी तक संसाधन पहुंचने चाहिए जो रिसोर्सेज हैं। आर्थिक जो विषमताएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म होनी चाहिए। न्यायपूर्ण समाज का होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन यापन करने का अवसर मिलना चाहिए। ये आ गया इकोनॉमिक। उसके बाद आता है पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, यानी जो शासन व्यवस्था है उसमें समान भागीदारी मिलनी चाहिए, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, सभी राजनीतिक पदों तक पहुंच मिले, प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार हो, ये नहीं यार उसका वोट काट दिया जाए।
शासन एवं निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए, यानी जो शासन है, जो जैसे मान लो कि भाई जिस तरीके से पुलिस है डिपार्टमेंट या बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें भैया जो लोग हैं किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी धर्म के हैं, तो उसी के हिसाब से उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये कहता है पॉलिटिकल जस्टिस। और उसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सके, यानी कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, और ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लोग उसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, ये हमारा राजनीतिक न्याय है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लिबर्टी की बात करेंगे। दूसरी जो हेडिंग पड़ेगी हमारी, जो ब्रॉड हेडिंग है, वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक का विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना भी है। यानी कि देखो, जब इंसान स्वतंत्र होता है समाज के अंदर, तभी वो अपना विकास कर पाता है। अगर वो बोलने की आजादी नहीं होगी, बहुत तरह की उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन होंगे, तो वो जो है अपना ना तो उसका माइंड अच्छा रहेगा, ना ही वो जो है कुछ कर पाएगा जिंदगी में। तो अब हम देखते हैं जो पॉजिटिव, ये लिबर्टी है दो टाइप की होती है। नंबर एक पॉजिटिव लिबर्टी, नंबर टू है नेगेटिव लिबर्टी। तो हम देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है, ये विचार पर आधारित है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी बाधाओं का अभाव नहीं है, यानी कि जो बाहरी बाधाएं हैं उनका कोई अभाव नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। यानी कि इंसान अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपनी जो जी सके, अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपना डेवलपमेंट कर सके, वो एक क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी है। व्यक्ति के जो पर्सनालिटी का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और उसके लिए जो है पूरे अवसर सरकार की तरफ से उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को जो है सर्वांगीण विकास कर सके। केवल प्रतिबंध हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकास के साधन भी उपलब्ध कराना है। इसमें यह है कि भाई तुम्हें सरकार ने ये कह दिया तुम कुछ भी बोलो, आराम से कुछ भी करो, लेकिन जो है ये स्वतंत्रता नहीं है। सर यहाँ पे ये चीज ये भी है कि स्वतंत्र तो है, सरकार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, लेकिन सरकार उसके लिए क्या कर रही है, उसके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करा रही है, तभी पॉजिटिव लिबर्टी आती है। उसके बाद है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित, यानी एजुकेशन भी मिले, और हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, सामाजिक सुविधाएं मिलनी चाहिए समाज के लोगों को, तो वो भी क्या है, एक पॉजिटिव लिबर्टी है। आत्म विकास, आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होना चाहिए, यानी कि इंसान अपना विकास खुद कर सके, और इंसान जो है खुद को अपना जो है इंटरव्यू अपने बारे में सोच सके, अपने बारे में चीजों को कर सके, ये भी क्या पॉजिटिव लिबर्टी में आता है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का क्षमता प्रदान करना, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव लिबर्टी का भाग है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्तियों के कार्यों में अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप के अभाव से है। यानी कि अगर कोई इंसान को क्या कहते हैं भाई, कोई काम कर रहा है, तो स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के कार्यों में अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप के अभाव से है। यानी कि कोई तुम काम कर रहे हो और कोई तुम्हारे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मतलब गलत तरीके से तुम काम कर रहे हो, अनावश्यक कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पे कोई अभाव से है। ठीक है, तो कोई तो वो क्या है कि नेगेटिव लिबर्टी। हालांकि इसका मतलब ये है कि कोई कर भी सकता है कभी ना कभी, मतलब अनावश्यक तरीके, कोई जरूरत नहीं है वहां पे हस्तक्षेप इंटरफेयर करने की, लेकिन फिर भी वो कर सकता है, लेकिन अभी कर नहीं रहा है, अभाव है, तो वो क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि भाई राज्य जो है हर चीज में जो है, और जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे जो है वो इंटरफेयर ना करे, तो ये भी क्या है, लिबर्टी है, रोका जा रहा है। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिले, इंसान को अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिले, लेकिन कभी भी उसे रेस्ट्रिक्शन भी किया जा सकता है, तो ये सब नेगेटिव है। मतलब वो एक संशय बना हुआ है, एक वहां पे क्या है, एक डर है कि यार ये कभी ना कभी हमसे जो है हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो उसे नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। जब तक किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, तब तक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अगर कोई इंसान किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, किसी को गाली देता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, तभी उस पर जो है प्रतिबंध लगने चाहिए। व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सके, राज्य केवल विधि सम्मत या आवश्यक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करे। इसमें यह कहा गया है कि राज्य जो है, जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है,
वो तभी हस्तक्षेप करे जब जरूरी हो, यानी कि कानून के रूप से कानूनी हो, तभी करना चाहिए। अब आते हैं हम, उसके बाद है इसका अगला जो हेडिंग है वो है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक में सार्वभौम सिद्धांत पर आधारित है, संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार के रूप में वर्णित किया जाता है, अर्थात जनता सरकार का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी जवाबदेह होती है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र से नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से भी है। मैंने बताया 3 तरीके का न्याय है प्रस्तावना में, और लोकतंत्र भी 3 ही तरीके की बात करता है। ये नहीं है कि बस राजनीतिक तुम्हें जो है इलेक्शन लड़ने दे दिया गया, वोटिंग का अधिकार मिल गया तो आप लोकतंत्र कहलाओगे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र तभी जीवित है हमारे यहाँ पे जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तीनों हो मिलकर, तभी लोकतंत्र कहलाया जाएगा। अब आते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। संविधान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी अपने लक्ष्यों के रूप में शामिल किया गया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य गरीबी, असमानता और अवसर की कमी को जैसे मुद्दों पर समाधान करना है जो राजनीतिक ढांचे को कमजोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक वर्ड इसमें गणतंत्र। गणतंत्र में राज्य का मुखिया वंशानुगत उत्तराधिकारी के माध्यम से पद प्राप्त करने के बजाय लोकतंत्र की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है, उदाहरण जैसे यूएसए। अब जो गणतंत्र देश होता है, जो ठीक है, रिपब्लिक जो होता है, उसमें वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जैसे राजा महाराजा बनते थे, अभी भी सऊदी में और यूएई अरब कंट्री में जो है अभी भी बादशाह लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या है, उसकी बजाय वोटिंग से आते हैं, यानी हम किसी को सरकार को चुनते हैं और सरकार जो है अपना राष्ट्रपति चुनती है। यानी कुछ देशों में डायरेक्ट भी राष्ट्रपति को चुना जाता है, जैसे कि यूएसए में। ठीक है, अब हमारा जो गणतंत्र है वो कैसा है भारत का। भारत की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख है। इस टाइम जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रमुख है, जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। अब गणतंत्र की विशेषताएं क्या है। राजनीतिक संप्रभुता, एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जैसे किसी एक व्यक्ति के बजाय लोगों में निहित होती है, यानी कि लोगों के पास होती है, क्योंकि लोग चुनकर भेजते हैं। किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, इसमें कोई विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त नहीं होता। ठीक है, सभी का इसमें जो है नागरिकों के हाथ में चीजें होती हैं। ये राजतंत्र के बाद में है, यहाँ पे जो मुखिया होता है वो राजतंत्र यानी कि वंशानुगत चलता हुआ आता है, पहले से ही मैंने बताया सऊदी वगैरह में है। और उसके बाद में न्याय के बारे में बता चुका हूँ, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, न्याय के बारे में क्या है यहाँ पे, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सरकार सभी को समान विशेष अधिकार से वंचित समूह को देखभाल करेगी। तो ये मैंने बता दिया न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस दोबारा से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं भाई, हम इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय स्वतंत्रता केवल आदर्श नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। ये दोनों सिद्धांत सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर, राजनीतिक सहभागिता, व्यक्तिगत गरिमा को सुनिश्चित करते हुए एक न्यायपूर्ण, समावेशी, लोकतांत्रिक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको देखो निष्कर्ष ऐसा लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि ये हमें जो है वे फॉरवर्ड यानी रास्ता बता रहा है, यानी कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बता के जा रहा है। तो हमें निष्कर्ष ऐसा लिखना है ताकि हम एक ऐसा उसमें एक वर्ड, ऐसी लाइन जोड़ दें जिससे कि एक सॉल्यूशन का रास्ता मिल सके। तो वही एक अच्छा राइटर होता है। ठीक है, वही एक कॉपी अच्छी मानी जाती है। तो ये मैंने हिंदी में पूरा समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इस चीज को समझ सकते हैं। और देखो मैंने बायलिंगुअल बताया है, इंग्लिश के वर्ड भी यूज किए हैं, तो कोई मतलब नहीं है दोबारा से समझाने का। पूरा आंसर सेम टू सेम ये लिखा हुआ है। जैसे जस्टिस है, और मैंने बताया था लिबर्टी, देयर आर 2 टाइप ऑफ द लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, उसके मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे। और ऐसी नेगेटिव लिबर्टी, इसके 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इक्वलिटी मैंने बता दिया था, इक्वलिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, और नेशनलहुड क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या होती है वो आप जो है लिख सकते हो। तो इसका कंक्लूजन ये बता दिया इंग्लिश में, जस्टिस एंड लिबर्टी। तो ये तो हो गया भाई हमारा मेंस का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको समझने में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, किस तरीके से अगर समझ नहीं आ रही यूपीसीएस कैसे करें, 4 महीने हमारे पास, अगर आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो मेंस को और प्रीलिम्स को, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ चीज़ें। ठीक है,
और ये हमारा चैनल है, इस पर आप जो है जा सकते हो, सभी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगी इस चैनल पे। अब हम बात करेंगे घटना चक्र, यानी घटना चक्र में जो दिए हुए हैं चीजें, घटना चक्र में किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। पंडित जवाहरलाल, ये घटना चक्र में क्या होता है, पहले नोट्स दिए होते हैं। तो ये मैं सब बता चुका हूँ नोट्स में ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे थे इसके, तो वो मैं बता चुका हूँ, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पॉइंट मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, निम्नलिखित के अवतरण में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंद्रह लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रतिष्ठा, ये सब प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है, अधिनियमित करते हैं। तो यहाँ पे इन्हें खाली जगह छोड़ दी, यानी कि यहाँ पे आज, यानी कि मैंने क्या बताया था, 26 नवंबर 1949 को जो है एक्ट द्वारा हमने एडोप्ट किया था, ठीक है, अधिनियमित किया था, और ये 1997 में आईएएस में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की 26 एक 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जबकि संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पे था संपूर्ण, देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे एक तो संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि सोवरिन था उस टाइम पे, और लोकतंत्र गणराज्य था। यानी कि उस टाइम पे देखो ना तो धर्म, ये भी नहीं था धर्मनिरपेक्ष, और समाजवादी भी नहीं था। तो जहां आपको समाजवादी दिख जाए और धर्मनिरपेक्ष दिख जाए वो काट देंगे, क्योंकि ये तो हमने भैया जो जोड़े थे 1976 में ऐड किए थे दोनों वर्ड, 42वां संविधान संशोधन किया था हमने, तब ये जोड़े थे। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीजें, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 26 जनवरी 1950 को वास्तविक यानी क्या स्थिति थी हमारे संविधान की। तो जहां आपको दिख जा लोकतंत्र, वो दिख जा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, ये दोनों वर्ड जहां दिख जा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पंथ निरपेक्ष ये दिख जा, वो दिख जा तो वो कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समाजवादी दिख जा वो भी गलत हो जाएगा। आईएएस प्री 2021 में पूछा है। और उसके बाद है भारतीय संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो भैया ये होता है उद्देशिका में, यानी कि जो संविधान के निर्माता थे हमारे, तो उनका जो एक आईना जो देख रहे थे, वो एक जो दर्पण था वो क्या था, उद्देशिका था, इंट्रोडक्शन। यानी वही तो हमें बताएगा पूरा कि भाई संविधान में क्या चीज लिखी हुई है। हम जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में पूरा एकदम एक वो दिया हुआ होता है, पूरा एक कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, कैसे क्या है, तो वो सब उद्देशिका है। उसके बाद है हमारा 13 दिसंबर, ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था ना, उसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित समस्या परिलक्षित होता है। प्रस्तावना में किसने कहा था भैया, ये कुंजी किसने कहा था, ये कहा था हमारे जो मुंशी साहब थे उन्होंने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में क्रम सही है। अब देखो क्रम, देखो बीपीएससी 1995 में पूछा कि कौन सा वर्ड पहले है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो हम सोवरिन, यानी कि हमारे ऊपर किसी का भी कोई भी भैया दबाव नहीं होना चाहिए। फिर हम दूसरे नंबर पर आता समाजवादी, समाजवादी, फिर आता सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, फिर आता जनवादी गणतंत्र, यानी कि बाद में आता हमारा रिपब्लिक। तो इसकी वो जो है हमारी ट्रिपल एस और हमारा आर होता है, ट्रिपल एस आर होता है। तो सबसे पहले सोवरिन आएगा, फिर क्या क्या आएगा, समाज आएगा, और फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद आता है गणतंत्र ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द हैं जैसे कि सबका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, जनवादी कहते हैं लोकतंत्र को गणतंत्र। तो सबसे पहले पहले नंबर पे मैंने बता दिया हमारा क्या है, पहले नंबर पे सोवरिन, दूसरे पे सेकुलरिज्म, सॉरी सोशलिस्ट, तीसरे पे हमारा हमारा सेकुलरिज्म है, और फिर है हमारा लोक डेमोक्रेसी, और लास्ट में हमारा गणतंत्र। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम, देखो फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, यूपी आरओ में 2023 में पूछा था प्री में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है बच्चों, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित किया गया। तो वही सी, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक, यही है सब। 42 में पीपीएससी में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शब्दों को विचारों से क्रम में लगाइए। फिर क्रम मैंने बताया, सबसे पहले भाई हमारा ये आएगा सार्वभौमिक प्रभुत्व संपन्न हम है, ठीक है, पहले नंबर पे ये आ गया।
अब मैंने बताया कि दूसरे नंबर पे जो मैंने बताया था, क्या बताया था, समाजवादी बताया था, इसमें समाजवादी ये हैगा, ठीक है। तो सी के बाद ये आ जाएगा समाज, मैंने बताया था तीसरे नंबर पर धर्म बताया था, ठीक है। चौथे नंबर पे डेमोक्रेसी बताया था, और पांचवें पे हमारा गणतंत्र। टोटल 5 वर्ड है ना शुरू में ही। तो ये इस तरीके से आप जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो फिर यूपीपीसीएस फ्री 2025 में पूछ लिया भैया कि भाई 42वें संविधान संशोधन से कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो एक तो समाजवादी जोड़ा गया था, मैंने बताया था, और एक धर्मनिरपेक्ष, दो ही तो जोड़े गए थे, पहला और दूसरा कहाँ है, ये हैगा डी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, 42वां, बार बार बता चुका हूँ, 1976 में। ये आसान क्वेश्चन है। झारखंड में पूछा, यही पूछ लिया, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, कभी धर्मनिरपेक्ष कभी पंथनिरपेक्ष, बात एक ही है। और ये सेम क्वेश्चन है सब। उसके बाद इधर देखते हैं कैसे क्या है। तो अच्छा, ये हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना सम्मिलित नहीं थी। क्या सम्मिलित नहीं था भाई, अखंडता नहीं है इसमें, बाकी तो सभी है, अखंडता कहाँ से आ गया, अखंडता है ही नहीं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था पंथनिरपेक्ष, बाकी तो कुछ नहीं जोड़ा गया था। बस यही भी आंसर हो जाएगा। अब ये संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, वही उद्देश्य प्रस्ताव, बस उद्देश्य का बना, बिल्कुल ठीक है। ये बात सही है। इसका प्रकृति न्याय योग्य, जस्टिसेबल नहीं है। इसकी जो प्रकृति है वो जस्टिसेबल नहीं है। 2009 में ये आया था। ये संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या ये बात गलत है, संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जब ये इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता तो ये प्रावधानों को रद्द भी नहीं कर सकता। और जब ये जस्टिसेबल भी नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते इसके खिलाफ अगर इसमें कोई चीज ऐसी हो रही है। तो इसकी अब डेफिनेशन वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन से हमने कुछ वर्ड इसमें जोड़े। केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में सर्वोच्च निर्णय के अनुसार, देखो यहाँ पे देखते हैं, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य, जस्टिसेबल नहीं है। जब जस्टिसेबल नहीं है तो लागू भी नहीं किया जा सकता। यदि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती, प्रावधानों को भी रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के उद्देश्य का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। देखो पहले क्या था, जो पहले निर्णय थे केशवानंद भारती से पहले, उसमें ये जस्टिसेबल नहीं था और ना ही इसमें संशोधन नहीं हो सकते थे। लेकिन केशवानंद भारती के बाद क्या हुआ, इसमें संशोधन संभव हो गए, ठीक है। तभी तो ये जोड़े गए थे, जब केशवानंद भारती 1973 में आया था, उसी के बाद ये संशोधन हुए थे इसमें। तो ये क्वेश्चन 2009 का है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है, यानी कि जो भी अगर भ्रम है उसे दूर करने में किया जाता है, लेकिन ये प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो भैया यही है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। संविधान का यही है कि इसे लागू नहीं, क्योंकि जब जब जस्टिसेबल नहीं है, जैसे कि हमारे डीपीएसपी हैं, उन्हें वो न्यायोचित नहीं है, उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसे ही हमारी उद्देशिका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, 42 में किया गया था, वही दो वर्ड जोड़े थे। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से सब सम्मिलित नहीं थे, 26 जनवरी 1949 को कौन से नहीं थे, एक तो समाजवादी नहीं था और एक गैर धार्मिक नहीं था, यही नहीं थे, तीसरा और चौथा, दूसरा, हाँ ये भी नहीं था, विश्वसनीय, सॉरी, विश्वसनीय भी नहीं था, गणतंत्र था बस खाली। उसके बाद है समाजवादी शब्द का उद्देश्य का जोड़ा गया, वही 42 में से जोड़ा गया। उसके बाद है हमारा, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, 42 में भाई 2023 में एमपीपीसीएस ने पूछ लिया। देखो यही क्वेश्चन आएंगे, कौन से वर्ड जोड़े गए थे, कौन से नहीं जोड़े गए थे, इसे क्या, यानी कि इसे क्या कर सकते हैं। तो भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथी लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया। क्या ये बात सही है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता।
पहला ऑप्शन जो है सही है इसमें, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी सही है। ये कह रहे हैं भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो ये है लोकतांत्रिक गणराज्य है, 42वें संविधान संशोधन और समाजवादी अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से। ठीक है, ये लौकिक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब ये हुआ। वी द पीपल ऑफ इंडिया वही है, संविधान की प्रस्तावना है। और ये भारत के संविधान में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ये है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये वाला। उसके बाद इधर देखते हैं क्या है। 1900 क्या पूछा था ये, 2005 में पूछा था कि लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है, ये है ही ना लोक कल्याण, ये तो डीपीएसपी का पार्ट है। लोक कल्याण वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे उसमें हम समझाएंगे अच्छे से। उसके बाद है भारत के संविधान में आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय, अभी पढ़ा है हमने नोट्स में, बिल्कुल ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। अवसर की समानता भी है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है, ये सभी हैं। लोअर पीसीएस में पूछा था और लोअर पीसीएस 2026 में उसमें भी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो लोअर वाले यूपी पीसीएस 2026 वाले और जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को कभी भी मिस ना करें। उसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, तो मैं बता चुका हूँ 3 प्रकार के न्याय हैं भैया। ठीक है, समानता उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्याय स्वतंत्रता, ये न्याय तो 3 तरीके के थे, मैंने बताया। स्वतंत्रता 5 टाइप की थी, मैंने जिक्र भी किया था। और भाईचारा समानता कितने की थी, 2 तरीके की थी, है ना। और भाईचारा 1 तरीके का था। मतलब इस तरीके से वो क्रम में लगवा रहा है। देखो ये है ना 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भाईचारा। तो ये भी पूछ सकता है। देखो 2018 में यूपीपीसीएस प्री ने पूछा था, ये क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता का? आर्थिक स्वतंत्रता, इसका विश्वास की आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं है। ये तो न्याय की बात हो रही है, आर्थिक न्याय की। ठीक है, तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की क्वेश्चन आया है, 2016 में पूछा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने, वही वही 3 तरीके का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और वही राजनीतिक। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा भारतीय प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय नहीं है, बाकी तो है ही सब। इसके बाद है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किया गया है। उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। मैंने बताया कि एक तो आर्थिक न्याय की बात जो हो रही है वो उद्देशिका में है और जो हमारे डीपीएसपी है उनमें है। तो 2 जगह इसकी बात की गई है आर्थिक न्याय की। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे डीपीएसपी तब वो समझ में आएगा। और फिर है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। हाँ, बात सही है बिल्कुल। ठीक है, यही सही है, बाकी तो सब गलत है। ये 1976 में जोड़ा गया था, ये सब गलत है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भैया उद्देशिका कहलाता है। कितनी बार आया है, बार बार आया। और मुंशी ने इसे कहा था आत्मा। ठीक है, पालकी वाला ने इसे जो है एक वो कहा था कि भाई हमारे जो है विचारों का एक दूरदर्शी वो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है चीजें, किसने क्या कहा था। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? ये के मुंशी ने कहा था, जन्म कुंडली। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को बहुत ही पवित्र दस्तावेज कहा है, क्योंकि इन्होंने ही ये संविधान लिखा था और इसलिए इन्होंने इसे बहुत ही पवित्र। इनके साथ 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनी थी। ठीक है, और उसके ये अध्यक्ष थे। 29 अगस्त ये डेट आती है कब गठित की गई थी? 29 अगस्त को ये गठित की गई थी। इस विवाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किया गया था बेरूवारी मामले में। जो बेरूवारी मामला था, बेरूवारी यूनियन बाद 1960 के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने बाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए
उद्देश्य का वो संविधान का भाग मान लिया। देखो, बेरुवारी ने तो ये कह दिया था कि संविधान का भाग है ही नहीं, लेकिन बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, केरल बनाम केशवानंद भारती, ये बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। तो इसने जो है इसे मान लिया कि ये भाग है। निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग माना? ये माना तुम्हारा केशवानंद भारती। मौलिक संरचना यानी कि इसे ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, तो इसे जो है खत्म नहीं किया जा सकता, हटा नहीं है। निम्नलिखित में किसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? कोई क्या नाम है कि बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे उद्देश्य का संविधान का भाग है, इसने भी माना बाद में, बॉम्बे केस ने, जो बॉम्बे 1994 में माना था। बॉम्बे बनाम यूनियन इंडिया ऑफ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य को संविधान का भाग माना गया था। तो पहले तो केशवानंद ने माना, बेरुवारी ने तो मना कर दिया था, ये कह दिया था कि संविधान का भाग है ही नहीं। केशवानंद भारती ने इसे कहा नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये भाग है संविधान का। फिर उसके बाद जो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसने भी इससे जो है माना। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। तो ये है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों का अध्याय। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है, उसमें जो आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा, यानी उसमें जो आदर्श और उद्देश्य बताए गए हैं, तो वो कहाँ देखने को मिलेंगे हमें आगे चल के? वो मूल अधिकारों में देखने को मिलेंगे। मैंने बताया आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, 25 है, 28, 29 है, मौलिक अधिकार है ये। फिर उसके बाद डीपीएसपी यानी कि वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेगा। फिर मौलिक कर्तव्य, हमारे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें भी हमारे ये जो है बात होगी। ठीक है, तो ये जो है 3 तरीकों से इसमें बात हो रही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? यही वही भारत की प्रस्तावना करती है, उद्देश्य यही थे हमारा, के पर्पस क्या होगा हमारे संविधान के। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या करती है? भारतीय संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यानी कि उसका उसकी जो है रेफरेंस ले सकते हैं, उसका कोई विधिक वो ये नहीं है कि भाई वो केस को पलट दे या ये कर दे। इस तरीके से भाग तो है, बट उसका जो है स्वतंत्र होकर उसका कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। पहले मैंने मेंस का पोर्शन पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको प्रस्तावना के बारे में, और दोनों चीज़ों में इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने बताई चीज़ें। उसके बाद मैंने हिंदी में जो है इसके क्वेश्चन किए, जो प्रीलिम्स में अभी तक प्रस्तावना से पूछे गए थे। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आने वाले एग्जाम हैं, जैसे यूपी पीसीएस 2026 हो गया 6 दिसंबर को जो है, उससे पहले एक हमारा एग्जाम है लोअर पीसीएस का, उसमें भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और एक एग्जाम बीपीएससी का। अगर प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, तो इससे बाहर कोई भी तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ लिख करके दे रहा हूँ, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। और अगर मेंस का कोई क्वेश्चन बनेगा, मैंने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए मेंस के, तो वो प्रस्तावना से रिलेटेड थे, तो मेंस की भी आपके मैंने बता दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर देखो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दूसरे जो भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मेरे चैनल जो चेंजी यूपीएससी है उसको रिकमेंड करना। तो यही मेरी एक स्ट्रेंथ है। और मैं अगर आप जो है कमेंट में सजेशन देंगे, कमेंट करेंगे, और उससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और फिर मुझे जो है आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने का मुझे जज्बा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।